Hello students, how are you? I hope you all are fine. In the last class we have seen we can say chapter 7 evolution में resistance of chemicals या anthropogenic action. Okay, now today we will take one by one different type of कहना चाहिए अपने को theory of evolution. Very first we will take Lamarck's theory of evolution. Okay, Lamarck theory of evolution. Okay, अपन डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज को एवोल्यूशन की जो थ्योरीज हैं उनको डेली स्टडी कर रहे हैं वन बाय वन. According to Lamarck, the evolution of life form कहना चाहिए had occurred by the use and disuse of the organs. मतलब इनकी जो थ्योरी थी वो किस पर डिपेंड थी कि ऑर्गन्स का यूज और डिसयूज क्या है उसके बेस पर उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रोवाइड किया था या प्रपोज किया था. मीन्स दिस बॉडी पार्ट और ऑर्गन का यूज हम फ्रिक्वेंटली करते हैं वो मोर डेवलप हो जाता है एंड मीन्स ऑर्गन दैट यूज्ड more develop more which those that are not used become vestigial in the long run means degenerate हो जाता है. मतलब सिंपल से वर्ड्स में यदि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जैसे अपन कोई भी अपना बॉडी पार्ट है अपना ऑर्गन है फ्रिक्वेंटली जैसे अपन राइट और लेफ्ट हैंड को यूज़ करते हैं तो अपना लेफ्ट हैंड उतना राइटिंग या किसी किसी का है एक्सेप्शन मान लेते हैं कई कई लोग लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं बट मोस्टली अपन राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं है ना. इसी तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रपोज किया था. इसके लिए लेमार्क ने एक एग्जाम्पल दिया था जिराफ का. जिराफ का एग्जाम्पल दिया था. जिराफ का एग्जाम्पल किस उसमें दिया था. अकॉर्डिंग टू हिम इट इज एन आउटकम ऑफ द अटेम्प्ट टू स्ट्रेच देयर नेक कंटिन्यूसली टू ईट लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज. मीन्स जिराफ की जो नेक थी वो इलोंगेटेड हो रही थी. क्यों कि जो कैरेक्टर हेरिटेबल कैरेक्टर था वो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेड हो जाता था. दैट टाइम जो इनिशियल जिराफ थे वो कहना चाहिए अपने को ब्राउजर या ग्रेजर थे मतलब घास खाने वाले थे. जैसे काऊ वगैरह होती है बफेलो की तरह ये चरते रहते थे घास को घूम घूम कर. बट एक टाइम ऐसा आया जब फूड की बहुत ज़्यादा कमी आ गई शॉर्टेज हो गई तो क्या करें. तो इन्होंने क्या किया जो लंबे लंबे जो ट्रीज थे इस तरह से बहुत लंबे लंबे ट्रीज अपन देखें इन लंबे लंबे ट्रीज की जो लीव्स होती हैं इन लीव्स को इस तरह से अपनी नेक को कहना चाहिए स्ट्रेच करके उन लीव्स को खाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है ना. मान लीजिए मैंने छोटा सा जिराफ बनाया है. बनाना नहीं आता मुझे इतना अच्छा पर थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल के लिए. तो इन्होंने अपनी जो ये नेक है ना इस नेक को थोड़ा सा स्ट्रेच करके जो लॉन्ग ट्रीज थी उनकी लीफ को खाना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है ना. जिससे क्या हुआ आफ्टर अपन कह सकते हैं 10 to 20 जनरेशन जो ये जो लॉन्ग एलोंगेटेड नेक वाला जो कैरेक्टर था ना वो हेरिटेबल कैरेक्टर बन गया था. मतलब कि धीरे धीरे उनकी जो न्यू प्रोगेनी आई वो ऑलरेडी लॉन्ग नेक वाली होने लगी थी. मीन्स द पास्ड ऑन दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ लॉन्ग नेक टू सक्सीडिंग generations. Giraffe came to acquire long neck over a long period of time. So students ये थी Lamarck theory which is based on used or disused and disused पर बेस थी. Okay. Now म्यूटेशन द कॉज ऑफ इवोल्यूशन. अब अपन यहाँ पर लेंगे म्यूटेशन. ओके. म्यूटेशन द कॉज ऑफ इवोल्यूशन.
Now, after that, we will discuss about different scientists. We can say कि जिनके जो है वेरियस अपन कह सकते हैं या जिनके व्यूज डिफर करते हैं एक दूसरे से. हियर 2 साइंटिस्ट के नेम में यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ. एक तो आता है डार्विन, है ना, सबसे फर्स्ट, और दूसरा आता है डी वेरीज या डी ब्राइज भी कई लोग इनको प्रोनाउंशिएट करते हैं, बिकॉज इनकी स्पेलिंग इस तरह से है डी व्राइज, BRIES, है ना. और कई लोग इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं डी वेरीज. डार्विन ने क्या कहा था? डार्विन ने कहा था कि दैट वेरिएशन कॉज इवोल्यूशन. ही सेड वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल होते हैं. ठीक है, मीन्स पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स ट्रांसफर होते हैं. पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स ट्रांसफर होते हैं. किसने कहा था ये? डार्विन ने कहा था कि जो वेरिएशंस हैं जो है स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, और जो कैसे होते हैं? पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, मान लिया अपन ने. बट जो डी वेरीज थे उन्होंने बोला कि कहना चाहिए अपने को प्राइमोज, जो इवनिंग प्राइमोज प्लांट पर अपन इनने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, इवनिंग प्राइमोज प्लांट. ठीक है, ये उस टाइम पर उस पर अपने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. तो इन्होंने कहा कि अबाउट इवोल्यूशन सम व्यूज दिए इन्होंने अपने. कैसे? इन्होंने कहा कि म्यूटेशन कॉज इवोल्यूशन, वाइल ही सेड म्यूटेशन इज स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता. मतलब इन्होंने क्या कहा था डार्विन ने? कि ये डायरेक्शनल होता है और स्मॉल वेरिएशंस आते हैं इसमें इवोल्यूशन में. बट यहीं पर डी वेरीज ने क्या कहा था? जब उन्होंने जो इवनिंग प्राइमोज प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया और कहा किसके बारे में? इवोल्यूशन के बारे में अपने सम व्यूज दिए थे. उन्होंने कहा कि म्यूटेशन कॉजेज इवोल्यूशन, वाइल ही सेड म्यूटेशन इज स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता, रैंडम होता है ना. अब यहाँ अपन देखते हैं डार्विन ने क्या बोला. इवोल्यूशन इज ग्रेजुअली प्रोसेस, मीन्स आराम से होता है, धीरे धीरे टाइम लेकर होता है. ऐसा नहीं कि सडनली चेंजेस दिख जाएं. जबकि डी वेरीज ने क्या बोला था? वाइल ही सैड शॉल्टेशन, इट मीन्स जो सिंगल स्टेप में होता है ये, और लार्ज म्यूटेशन होता है विच leads to speciation, means the process of formation of new species. ठीक है ना. ये दोनों साइंटिस्ट के व्यूज में डिफरेंस है, अपने को दिख रहा है ना. वेरिएशन के अकॉर्डिंग देखें तो ड्यू टू वेरिएशन इवोल्यूशन हो रहा था, वाइल डी वेरीज का देखें तो अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन म्यूटेशन की वजह से हो रहा था. मतलब दोनों का डिफरेंट था. इन्होंने वेरिएशन को माना था, इन्होंने म्यूटेशन को माना था. ठीक है ना. अब आती है अपनी नेक्स्ट थ्योरी. यहाँ पर लेते हैं अपन हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल. हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल. डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट व्यूज अबाउट जो कहना चाहिए अपने को इवोल्यूशन दिए थे, वो अपन एक एक करके देख ही रहे हैं. हार्डी विंगबर्ग का इक्विलिब्रियम है. इसके जो मतलब कहना चाहिए इनके अकॉर्डिंग जो जीन या अलील की जो फ्रिक्वेंसी होती है किसी भी एक पॉपुलेशन में, वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट होती है. जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट होती है. ओके, नाउ कांस्टेंट होती है मीन्स इसका सम कहना चाहिए अपने को समझ लीजिए 1 आता है. ठीक है. एक इक्वेशन भी इन्होंने दी थी. कैसी दी थी? एक इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन देखते हैं अपन. पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू P. ये आ गया, सॉरी 1. ये इन्होंने एक इक्वेशन यहाँ पर दी थी. और जो ये इक्वेशन है हियर P क्या है? ये जो P दिख रहा है अपने को ये अलील है. ठीक है. फिर
क्यू माइनस ए है जो अपने पास को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, है ना। और सो अलील फ्रिक्वेंसी ए के लिए अपन देखें P2 जाता है और ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो मोस्टली क्या होता है आंसर PQ। एक क्वेश्चन आपको आ गया, समझ लीजिए कि अलील फ्रिक्वेंसी के लिए उन्होंने कहा कि अलील की फ्रिक्वेंसी जो है ए है के लिए P2 स्क्वायर है, ठीक है। और ए के लिए क्या इसमें रिप्रेजेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये कैपिटल ए पी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैपिटल ए स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। अब आपको आंसर देना है इसका, है ना। तो क्या होता है, मोस्टली आंसर होता है PQ। लोग बाग इसका, स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या दे देते हैं, PQ आंसर दे देते हैं इसका, जबकि ये आंसर कैसा है, रॉन्ग आंसर है। बिकॉज देखें अपन यदि इक्वेशन को देखें तो हेट्रोजाइगस कंडीशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 2PQ। 2PQ जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी ये जो है P एलील को समझ लीजिए A रिप्रेजेंट कर रहा है ना। Q को कौन कर रहा है, स्मॉल ए। अब ये क्लियर हो गया होगा ना आपको ये, ठीक है। तो मैंने जब आपसे क्वेश्चन पूछा आया उसमें कि जो कैपिटल ए को P स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है तो कैपिटल ए स्मॉल ए को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो आप लोग फट से आंसर दे देते हो कि भाई कौन कर रहा है, ये PQ कर रहा है, PQ कर रहा है भाई। तो PQ कर रहा है तो फिर कैसे कर रहा है भाई, हैं? तो ये तो नहीं है। तो जो अपन देखें हेट्रोजाइगस कंडीशन को कौन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, दैट इज P2PQ। ऐसा क्यों है, बट ऐसा क्या पॉसिबल है। सो 5 फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, इन्होंने यहाँ पर ये बताया है फिर किन्ने, हार्डी और बिनबर्ग में, कि इन्होंने कहा कि 5 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इस हार्डी बिम्बर इक्विलिब्रियम को, ठीक है ना। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं वो 5 फैक्टर्स, एक तो आता है जीन माइग्रेशन, ठीक है, पहले अपन इनके नेम लिख लेते हैं। नंबर 2 आता है आपका रिकॉम्बिनेशन, और थर्ड आता है अपना जेनेटिक ड्रिफ्ट, फोर्थ आता है अपना म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, फोर्थ सिलेक्शन, और 5 आता है म्यूटेशन। ये 5 फैक्टर्स हैं जो विनबर्ग की इक्विलिब्रियम जो थ्योरी होती है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। इनका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आता इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी थोड़ा, कि जीन माइग्रेशन मीन्स कोई ऑर्गेनिज्म वन पॉपुलेशन को छोड़कर दूसरी पॉपुलेशन में जाता है तब कंटिन्यू प्रोसेस चलता है, इट इज़ कॉल्ड जीन फ्लो भी अपन जिसको कहते हैं। जीन रिकॉम्बिनेशन मीन्स न्यू कैरेक्टर आ जाते हैं जीन कॉम्बिनेशन से, सो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर इनकी चेंज हो जाती है, तो ये इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट मीन्स स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट मीन्स सडन चेंजेज आते हैं, जब भी पॉपुलेशन में सडनली चेंजेज आते हैं तो उनमें न्यू पॉपुलेशन की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। सो कहना चाहिए अपने को ओरिजिनल कह सकते हैं अपन ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन कॉल्ड फाउंडर एंड इट्स इम्पैक्ट कॉल्ड फाउंडर्स इफेक्ट। ओके, नाउ डी नंबर में फिर मैंने लिया है आपको नेचुरल सिलेक्शन भी इसकी फ्रिक्वेंसी को मतलब अफेक्ट करता है, और म्यूटेशन भी इनकी जो है फ्रिक्वेंसी को अफेक्ट करता है। ये 5 जो है कैरेक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं जो विनबर्ग और हार्डी की जो थी थ्योरी उसको अफेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट थ्योरी आती है अपनी नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट, किस टाइप से नेचुरल सिलेक्शन होता है ये अपने को देखना है, और कहना चाहिए अपने को कि कैसे होता है। तो
एक पॉपुलेशन में ट्रेड्स को अफेक्ट करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। थोड़ा सा अपन फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट किस टाइप से नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है एक पॉपुलेशन में, ट्रेड्स को अफेक्ट करते हैं। मीन्स नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस अनेबल कहना चाहिए अनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर इनेबल टू reproduce and leave greater number of progeny। प्रोजेनी के लिए अपन लिख सकते हैं कि विद मोर फिट इंडिविजुअल्स, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेट फेवर्ड नेचुरल सिलेक्शन कैन प्रोड्यूस वन ऑफ दीज फॉलोइंग इफेक्ट्स। ओके, अब आता है अपना नेक्स्ट इसमें कि जो इफेक्ट्स हैं इसके, वो अपन 3 इफेक्ट हैं। कौन कौन से? स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल चेंजेस, और नेक्स्ट आ जाएगा अपना इसमें कौन सा आएगा कि डिस्ट्रप्शन। नंबर आता है अपना 1, अपना आता है स्टेबलाइजिंग या स्टेबलाइजेशन। ठीक है भाई, ये ले लिया अपन ने स्टेबलाइजेशन। तो इसमें क्या आएगा कि जो नेचुरल सिलेक्शन के लिए डिपेंड करती है जो ट्रेड्स, ये इफेक्ट यहाँ पर दिए हैं। इन फॉलोइंग इफेक्ट्स को अपन देखेंगे। इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू दैट इज वेरिएशन इन मच रिड्यूस। मीन्स वेरी फर्स्ट किसी पॉपुलेशन में मीन्स कैरेक्टर को फेवर करते हैं तो उस पॉपुलेशन को अपन स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? मीन्स क्या बोला मैंने यहाँ पर? किसी पॉपुलेशन में मीन्स कैरेक्टर को, मीन कैरेक्टर को, किसी भी पॉपुलेशन में मीन कैरेक्टर को फेवर करते हैं। कोई पॉपुलेशन फेवर कर रही है तो उस पॉपुलेशन को अपन स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन कह देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेते हैं कि जो हाइट का कैरेक्टर अपन यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, मीन पॉपुलेशन या मीन कैरेक्टर को फेवर करती है कोई भी पॉपुलेशन। ठीक है ना, ये मीन कैरेक्टर है। इसका मेन जो वर्ड है अपने को, ये अपने को लर्न रखना है। इसमें अपन हाइट का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हाइट के एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया कि अपने पास एक पॉपुलेशन में 4 फीट के, 5 फीट के, 6 फीट के सम जो है अपने पास पर्सन्स हैं। मतलब जो पॉपुलेशन है वो इन फीट इन हाइट वाली है, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट वाली। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अपन यदि देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि इस 5 फीट वाले ही हाइट वाले ही कैरेक्टर का पॉपुलेशन कैरेक्टर अपने को पॉपुलेशन में ज़्यादा दिखता है। ठीक है ना, तो ग्राफ पीक कैसा बनेगा? तो ग्राफ पीक ऐसा बन जाएगा। अपन देखें तो इस तरह से मैं ग्राफ बनाऊं यदि, तो अपन यहाँ ले लेते हैं, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा अपना। सॉरी, ठीक है। मीन्स यहाँ क्या है कि मीन्स इस पॉपुलेशन में मीन कैरेक्टर को ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है, बिल्कुल सीधा बनेगा और पॉइंटेड बनेगा थोड़ा सा, है ना। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये मीन पॉपुलेशन को यहाँ पर फेवर किया जा रहा है, इसीलिए ये आ जाता है स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने लिया इसमें डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल में जैसे मैंने लिया डायरेक्शनल चेंजेस में अपन देखें तो मीन अपन कह सकते हैं, मैं बोलूँ कि 4 फीट की पीपल ही ज़्यादा हैं तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा ब्लंट हो जाता है। इट मीन्स क्या हुआ यहाँ? पीक बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है। मीन्स अदर देन मीन कैरेक्टर के जो है, जो मतलब मीन कैरेक्टर के अलावा जो कैरेक्टर है उसको यहाँ पर फेवर किया जा रहा है इस पॉपुलेशन में। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, थोड़ा सा ब्लंट होगा, थोड़ा शार्प नहीं होगा, ऐसा इस तरह से बन जाएगा। जो यहाँ था ना
भाई पीक जो यहाँ आनी चाहिए थी वो इस तरह से ब्लंट बन रही है, जो ये पॉइंटेड बन रही है जैसी ना बनकर, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ जो ये जो पॉपुलेशन है इसमें मेन कैरेक्टर के अलावा जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, ठीक है ना, फेवर किया जा रहा है। थर्ड आता है अपना डिसरप्शन। डिसरप्शन मीन्स क्या होता है, डिसरप्शन मीन्स जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर को वहाँ पर फॉलो किया जाता है तब अपन ले लेते हैं उसको डिसरप्शन चेंजेस में। कैसे, इसको भी अपन समझ लेते हैं कि क्या होता है, इफ मेन कैरेक्टर के अलावा जो पेरीफेरी पर दो कैरेक्टर हैं, जो पेरीफेरी पर दो कैरेक्टर अपने को दिख रहे हैं ना 4 फीट और 6 फीट वाले, जो 2 कैरेक्टर्स हैं इनको फेवर किया जा रहा है, मतलब जो ये मेन कैरेक्टर है इसको तो नहीं किया जा रहा, इसकी पेरीफेरी पर जो 2 कैरेक्टर्स हैं इनको फेवर किया जाता है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ देखिए कैसा बनेगा, यहाँ पर 2 पीक आ जाएंगी, है ना, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। 2 पीक आ गई, 4 फीट को भी किया जा रहा है, 6 फीट को भी किया जा रहा है, इस 5 फीट वाले को फेवर नहीं किया जा रहा। तो इस तरह का जो अपने पास ग्राफ आ जाएगा इट विल बी कॉल्ड डिसरप्टिव ग्राफ। कौन सा हो जाएगा, डिसरप्टिव ग्राफ हो जाएगा ये, ओके, ठीक है। अब अपन ने देखा यहाँ we can say we can say in other words in which more individuals acquire peripheral characters value at both end of the distribution curve, ओके। ये 2 पीक्स यहाँ पर आ जाती हैं इसमें, है ना, इसलिए ये डिसरप्टिव हो जाता है 2 पीक्स, ओके। नाउ अब अपन लेते हैं एडेप्टिव रेडिएशन यहाँ पर। यहाँ तक अपन ने ले लिया, अब आता है अपना यहाँ एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज इस पूरे चैप्टर में भरी पड़ी हैं और इनमें से ही आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको दिया था किसने, डार्विन ने, डार्विन फिंचेज के नाम से एक क्वेश्चन आता है ना। क्या हुआ था, जब डार्विन ने अपनी जो सी वॉयज मतलब जो यात्रा की थी ना, समुद्री यात्रा की थी, तो उस टाइम पर वो एक आयरलैंड पर पहुंचे जिसका नाम था गालापेगोस आयरलैंड या गैलापेगोस आयरलैंड भी इसको कहा जाता है। उन्होंने वहाँ पहुंचकर देखा था कि वहाँ लॉट ऑफ ब्लैक बर्ड्स थी, ठीक है, जो ब्लैक बर्ड्स थी ना, लॉट ऑफ ब्लैक बर्ड्स थी। अब उनका हैबिटाट कैसा था, उनका उस आयरलैंड में इनिशियल जो मतलब स्टार्टिंग स्टेज में जो उनकी हैबिटाट्स थी वो सीड ईटिंग थी, है ना, मीन्स उन बर्ड्स को जो इनिशियल ओरिजिन उनका बीक का था वो कैसा था, सीड ईटिंग हैबिट वाला था, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने सेम आयरलैंड में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में रहना स्टार्ट कर दिया। सो उस हैबिटाट में उन्हें जो खाने की चीज़ें मिली उनने वही खाना स्टार्ट कर दिया और उन्हीं को खाना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स पहले वो सीड ईटर थी बर्ड्स जो थे, बट आफ्टर सम टाइम वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जब चले गए तो उन्होंने फ्लैश भी खाना स्टार्ट कर दिया, इंसेक्ट को भी खा लिया एंड और अदर मैनी जो आइटम्स मिले उन्हें फूड के उसमें फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड उनको खाने को मिलने लगे, तो वो उस तरह के खाने को खाने लग गई। सो क्या हुआ, तो जो उनकी बीक थी वो इंसेक्टिवोरस टाइप की हो गई, इंसेक्ट ज़्यादा मिले उनको खाने के लिए वहाँ पर। तो जो कैसी थी, सीड ईटर थी ना, वो इंसेक्टिवोरस टाइप की बीक हो गई थी ड्यू टू ओरिजिन of undergone adaptive कहना चाहिए changes especially in the type of beak। so डार्विन फिंचेज जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, एडेप्टिव रेडिएशन का। एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या है, डार्विन फिंचेज, ये अपन यहाँ पर ले सकते हैं। अब एडेप्टिव रेडिएशन को अपन इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि एडेप्टिव रेडिएशन इज एन इवोल्यूशन प्रोसेस इन विच ऑफ एन एंसेस्ट्रल स्टॉक गिव्स rise to new species in a given geographical area starting from can I say a point and literally
रेडिएटिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरियाज और हैबिटाट्स। ओके, क्लियर हो गई होगी अभी आपको ये, है ना। नहीं क्लियर हुई तो मेरा ये वीडियो जब भी आप देखें थोड़ा सा उसको पॉज कर करके बार बार देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अदर एग्जाम्पल देखें अपन यहाँ, तो जो एक आपकी बुक में दिया होगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, इसका भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है। इसमें क्या हुआ था कि उसी ऑस्ट्रेलिया में रहकर अपने आप को इवॉल्व करते हैं, मतलब कि सम ऑफ द डेवलप्ड themselves according to the placental mammals, means lot of evolutionary changes आ जाते हैं इनमें। सो हियर एक एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कि वोल्फ का, जो रिजेंबल करती है किससे, तस्मेनियन वोल्फ से। और भी एग्जाम्पल हैं इसके, एनसीईआरटी में पूरी टेबल दी हुई है, नहीं दी हुई तो मैं शेयर कर दूंगी आपको, आप उससे देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं। वी कैन से अबाउट एडेप्टिव रेडिएशन, इफ हम देखें तो किसी भी एक जियोग्राफिकल एरिया में, है ना, लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साथ क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन को शो कर रहे हैं। इट मे बी कॉल, कहना चाहिए अपने को, convergent evolution। so students always remember that analogous organs जो होते हैं, एनालोगस और होमोलोगस अपन पढ़कर आए ना, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। कभी यदि आपको क्वेश्चन आ जाता है तो जो एनालोगस ऑर्गेनिज्म है वो ऑलवेज किसको शो करते हैं, कन्वर्जेंट जो इवोल्यूशन को शो करते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। और होमोलोगस ऑलवेज, जो होमोलोगस टाइप के एनिमल होते हैं वो ऑलवेज किस टाइप का, डाइवर्जेंट टाइप का जो है इवोल्यूशन शो करते हैं। तो ओ हमेशा मतलब शॉर्ट में अपन ऐसे ACHD इस तरह से अपन इनको रिमेंबर रख सकते हैं कि एनालोगस है तो कन्वर्जेंट और होमोलोगस है तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। आफ्टर दैट इनके जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एक चार्ट गिवन है अपनी एनसीईआरटी में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रही हूँ। आर्कियोप्टेरिक्स है जो एक लिविंग फॉसिल्स हैं जो कि बर्ड्स रेप्टाइल्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह जो है वर्क करते हैं, मतलब माना जाता है कनेक्शन इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो जब कनेक्टिंग लिंक की तरह ये वर्क करते हैं तो क्या होता है इसमें, सो स्टूडेंट्स ये दोनों के ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। जब हम क्या करते हैं, इवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं ना, तो इवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं तो रिमेंबर इट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो लॉट ऑफ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि सबसे पहले स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ने जो इनवर्टिब्रेट्स थे उनका आना स्टार्ट हुआ था। भाई अपन डिफरेंट टाइप की यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ना अभी, है ना, तो किसकी कर रहे हैं अपन, जो इवोल्यूशन हुआ था, जो कहना चाहिए अपने को अर्थ पर जो कहना चाहिए अपने को जीवन स्टार्ट हुआ था, सीधा अपन ये कह सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे तो उनका कहना था कि इनवर्टिब्रेट्स सबसे पहले आना स्टार्ट हुए थे, मतलब स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे, जैसे अपन ने क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। स्टार्टिंग से ही मैंने क्लासिफिकेशन बताया उसमें, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, फिर आए थे टेरिडोफाइट्स आए थे, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म आए, जिम्नोस्पर्म आए। ऐसे अपन ने 11th स्टैंडर्ड में एक सिक्वेंटली स्टडी की थी इनके आने की, ठीक है ना। ऐसे ही अप्रॉक्स 350 मिलियन ईयर्स एगो, कितना, यहाँ का मैं इरेज करती हूँ थोड़ा सा, कितना बताया मैंने, अप्रॉक्स 350 मिलियंस ईयर एगो क्या हुआ था यहाँ पर, आफ्टर इनवर्टिब्रेट्स सम जॉबलेस यहाँ पर फिशेज आ गई थी। क्या आ गई थी, फिशेज का आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और जो क्या होता था, बट जो थी तो कैसी, एक्वेटिक, बट ये क्या होता था, सम टाइम के लिए ये बाहर भी आ जाती थी पानी से, है ना,
और इनकी जो माउथ की अपीयरेंस थी ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी इस तरह से। आपने देखा होगा ना कि जो हॉर्स फिश है या ऐसे 2-3 फिश के नाम बताऊंगी मैं, तो उनकी क्या है, जो माउथ की अपीयरेंस थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, है ना। और इन फिशेस को वी आर कॉल्ड लोब फिन्स, या इनको ऐसा कहा जाता है, ये सीलेकैंथ कैटेगरी का इनको माना जाता है, इन फिशेस को। ओके, इनको किसका एंसेस्टर कहा जाता है? इनको कहा जाता है एंसेस्टर मॉडर्न एम्फीबियंस का। मतलब इनको ये कहा गया कि धीरे धीरे ये एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गई थी, एम्फीबियंस में कन्वर्ट हो गई थी। इट मीन्स कि इनको मॉडर्न एम्फीबियंस का मतलब जो आजकल एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग है ना, और भी जो एनिमल्स हैं एम्फीबियन फाइलम के, तो उनमें ये जो है कन्वर्ट हो गई थी, इसीलिए इनको मॉडर्न एम्फीबियंस का एंसेस्टर कहा जाता है। मॉडर्न एम्फीबियंस का एंसेस्टर बोला जाता है इनको। ठीक है भाई, तो क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये धीरे धीरे किसमें मॉडिफाई हो गई थी, ये फिशेज एम्फीबियंस में मॉडिफाई हो गई थी, क्योंकि इनके 2-4 कैरेक्टर मैंने आपको बताया ना कि ये पानी से बाहर आकर भी जिंदा रह लेते थे, जबकि फिशेज तो पानी से बाहर जिंदा नहीं रह पाती, है ना। जबकि एम्फीबियंस तो पानी वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स थे, इन कैरेक्टर्स के ही वजह से इनको क्या कहा जाता है? एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न एम्फीबियंस। नाउ वी विल डिस्कस कहना चाहिए अबाउट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में अपन देखें इन द नेक्स्ट रेप्टाइल्स का देखें अपन कि इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर एगो, है ना, एगो, या और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, और कह सकते हैं अपन डोमिनेटेड द अर्थ, बिकॉज ये जमीन पर चिपक कर चलते हैं, रेंग कर चलते हैं, है ना। दैट इज डायनासोर्स। डायनासोर कैसे थे? सडनली ये डिसअपियर्ड होने लगे थे फ्रॉम द अर्थ। और जो सबसे बड़ा डायनासोर था वो कौन सा था? ट्राइनोसोरेक्स, जो 20 फीट का डायनासोर था। और कैसा था? इसकी जो टीथ का शेप था वो जिगजैग था थोड़ा सा, है ना, हुआ करता था। किस नेम का था ये? ट्राइनोसोरेक्स, जो कि 20 फीट जो है हाइट वाला था, बहुत बड़ा डायनासोर माना जाता था। और इसकी जो टीथ की अपीयरेंस थी वो कैसी थी? जिगजैग टाइप की थी। ठीक है ना। इफ वी विल डिस्कस अबाउट मैमल्स, अब अपन आ गए कहाँ से? देखिए, फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से अब अपन आ गए मैमल्स पर। ठीक है, तो मैमल्स पर जब अपन आ गए हैं यहाँ पर, तो द फर्स्ट मैमल्स आर वर लाइक श्यूज, श्रियूज जिनको कहा जाता है। ये बर्ड आपको बहुत फिंगर टिप्स पर होना चाहिए जैसे थे, है ना। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और भी गिवन है। जब मैमल्स आना स्टार्ट हुए थे तब इनिशियली जो कॉन्टिनेंट था वो एक ही था, मतलब कोई डिवाइडेशन नहीं था, गोंडवाना आयरलैंड जिसको अपन कहते थे उस टाइम पर। बट सडनली चेंजेस आने लगे, है ना, एंड डिवाइड होने लगे। नॉर्थ एंड साउथ जो है अमेरिका में ये डिवाइड हो गए थे। ठीक है भाई, तो धीरे धीरे इनके हैबिटेट भी चेंज होने लगे थे। मीन्स देयर वर सम कहना चाहिए अपने को मैमल्स लाइक हॉर्स, हिप्पोपोटेमस, रैबिट, बियर एक्सेट्रा इन साउथ अमेरिका में आ गए थे। बट जो कहना चाहिए अपने को व्हेन साउथ अमेरिका ज्वाइंड नॉर्थ अमेरिका in the continent drift, these animals were overridden by the fauna of North America। ठीक है ना, मतलब जो साउथ अफ्रीका अमेरिका में रहते थे वो डिवाइडेशन के टाइम पर वो नॉर्थ अमेरिका में आ गए थे। सम मैमल्स कंप्लीटली वाटर में रहते हैं, जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए कि सम मैमल्स एक्वेटिक होते हैं, मीन्स व्हेल का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर अपन।
है ना। और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मैन। अब अपन मैमल्स पर आ गए ना, तो अपना किसकी यहाँ तक अपन ने डिस्कस किया किनको, मैमल्स में जो एक्वेटिक थे। अब अपन आ जाते हैं मेन पर, मतलब अपने ही डेवलपमेंट पर, हमारी जो बॉडी में, हमारे जो कैरेक्टर्स में जो इवोल्यूशन हुए, अब अपन उसको डिस्कस करेंगे। सो लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इवोल्यूटेड होते गए, और फाइनली होमोसेपियंस मीन्स मॉडर्न मैन में डेवलप हो गए थे। ठीक है ना। तो मॉडर्न मैन में डेवलप हुए थे, तब क्या हुआ था, क्या क्या नेम थे उनके, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था, ये अपन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है अपना कि जो 15 मिलियन ईयर एगो, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मिलियन, ये आपको भी आ जाना चाहिए, अब लिखना ईयर एगो, है ना। ये शॉर्ट में वर्ड लिखा है। ईयर्स जो फॉसिल्स मिले थे वो कैसे थे, कैसे थे वो, ड्रायोप्टीथिकस और रामापिथिकस टाइप के जो है अपने को फॉसिल्स मिले थे ह्यूमंस के, है ना। ये कैसे थे, मोर तो कैसे थे, एप लाइक थे, है ना। बट ये बोथ कैसे थे, गोरिल्ला की तरह चलते थे दोनों। इनकी यहाँ मैं नेम मेंशन करती हूँ, ड्रायोप्थिकस और रामाथिकस। ये 2 के फॉसिल्स सबसे पहले मिले थे अपने को, कब, 15 मिलियन ईयर्स एगो। और ये कैसे थे, एप के सिमिलर थे, दूसरा गोरिल्ला की तरह ये दोनों चलते थे, कैसे, ठीक है। और दोनों में ही जो है बॉडी पर हेयर, मतलब इनकी बॉडी जो थी वो हेयर ही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, हेयर प्रेजेंट थे। अब इनमें से एक क्वेश्चन आता है कि 15 मिलियन ईयर्स एगो जो इवॉल्व होने वाला ह्यूमन कौन सा था, तो अपन इन दोनों के नाम वहाँ पर मेंशन कर देंगे। ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 1-2 मार्क्स में आ जाते हैं, और वैसे भी इस बार आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का आ रहा है जो है 50% सिलेबस में। और यदि ये स्टार्टिंग के ही चैप्टर दे दिए, आज या कल में आ जाएगा, तो मैं वो आपको जो है उसका वीडियो अपलोड कर दूंगी कि जो चैप्टर्स आपको फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, जो MCQ फॉर्म में आएंगे, यदि उसमें अपना 7 चैप्टर भी इंक्लूड होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन तब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अपना आता है नंबर 2 पर। नंबर 2 में कौन से हैं, अपन देखें, 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो कौन से आए थे भाई, इधर जो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस या ऑस्ट्रेलोपिथिशियंस भी बोलते हैं जिनको, ऑस्ट्रेलोपिथिशियंस या साइंस, कुछ भी नाम है इनका, अपने नाम के हिसाब से सब प्रोनाउंशिएट करते हैं इसको। ये ईस्ट अफ्रीकन थे, मतलब सबसे पहले कहाँ मिले थे, ईस्ट अफ्रीकन में इनके फॉसिल्स मिले थे, ठीक है ना। और जो है ग्रासलैंड में इनके फॉसिल्स मिले थे, कहना चाहिए अपने को, इनकी हाइट 4 फीट हुआ करती थी, ठीक है। और सीधे चलते थे ये, और बंदर की तरह झुककर नहीं चलते थे, मंकी टाइप नहीं चलते थे ये क्या है, सीधे होकर चलते थे, ठीक है ना। इनके पास जो ब्रेन कैपेसिटी थी, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इनके, ब्रेन कैपेसिटी थी वो कैसी थी, 450 to 600 सीसी की ब्रेन कैपेसिटी इनके पास हुआ करती थी। दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स, मीन्स ये फ्रूट्स को तोड़ने के लिए स्टोन्स वगैरह का यूज़ इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था, वेपन्स को स्टार्ट करना कर दिया था, बिकॉज ये क्या थे, फ्रूट ईटिंग थे ये, है ना, ह्यूमंस। नंबर 3 आता है अपने पास 2 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। 2 मिलियन ईयर एगो में कौन से फॉसिल्स मिले थे, होमो ही विल्स,
ये जो होमो हिबिल्स थे, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था ना कि 15 मिलियन ईयर एगो इवॉल्व होने वाला ह्यूमन कौन था, इस तरह के इनके भी आ सकते हैं क्वेश्चन सभी के, तो ये नेम आपको एटलीस्ट लर्न होने चाहिए। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। इनको क्या क्या कहा गया था? फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग कहा, मतलब ये फर्स्ट ऐसे थे जो ह्यूमन लाइक थे, है ना। दे हैड ब्रेन कैपेसिटी कैसी थी इनकी? 650 टू 800 सीसी इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी हुआ करती थी। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, मोस्टली ये भी क्या थे? फ्रूट्स ईटर ही थे, और इनकी हाइट भी 4 फीट हुआ करती थी, है ना। अब आता है फोर्थ नंबर, होमो 1.5 मिलियन ईयर एगो, इनमें नेम आता है अपना होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, इनके नेम से पता चल रहा है कि ये इरेक्ट होकर चलते थे, है ना। देयर फॉसिल्स बी वर फाउंड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, मतलब ईस्ट और सेंट्रल एशिया में इनके फॉसिल्स अपने को मिले थे। नेम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है, मैंने बताया आपको इनकी बॉडी कैसी थी? इरेक्ट थी। दे प्रोबेबली ईट मीट, मतलब ये मीट खाने वाले थे। इसके पहले तक अपन ने सभी को देखा ना कि ये मीट नहीं खाते थे, ये फ्रूट ईटर थे, है ना। बट जब जो होमो रेक्टस थे, ये कैसे थे? ये जो है क्या करते थे? मीट खाते थे, है ना। और मीन्स क्या हुआ? ये हंटिंग प्रोसेस इनके अंदर मोर डेवलप हो चुका था, ठीक है ना, मतलब शिकार विकार करने लगे थे ये जानवरों का। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 900 सीसी हुआ करती थी। इनका एक सेकेंड नेम वी कैन से ऑल्सो, या वी नो जावा मैन भी इनको कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना कौन सा आएगा इसमें? बता सकता है कोई एनसीईआरटी से देखकर? नेक्स्ट आता है अपना होमो इरेक्टस के बाद होमो सैपियंस। होमो आपको आई थिंक देखेगा नहीं, होमो सैपियंस, जो कि कैसे थे? प्रीमिटिव मैन जिनको अपन कहते हैं। और इनके क्या थे? ये फॉसिल्स वर फाउंड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, है ना। नेक्स्ट आ जाता है इसका कैरेक्टर कि इनकी जो कहना चाहिए अपने को कि ये क्या है? इनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा, दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड बरीड द डेड, मतलब डेथ के लिए ये बरीड हो गए थे। दे मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस, और इनके पास जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 1400 सीसी हुआ करती थी, ठीक है। मतलब ये नियर आते जा रहे हैं अपन ब्रेन के। अब आते हैं अपने नेक्स्ट होमो सैपियंस। सैपियंस मतलब जो मॉडर्न मैन इनको कहा जाता है। ये प्रिमिटिव हैं, ये मॉडर्न हैं, मॉडर्न मैन। ओके, तो इनका क्या था? इनके ये कहना चाहिए होमो सैपियंस अरोज ड्यूरिंग द आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर्स एगो। ओके, प्री हिस्टोरिक cave art developed about 18,000 years before. Agriculture started around 10,000 years back. और अपन कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक cave developed about 18,000 years before. He spread all over the globe and learned to cultivate plants and domesticate animals. Humans settlements and civilization started, मतलब ये वेल डेवलप्ड हो गए थे, जैसे कि मॉडर्न मैन है अपन है, फॉर एग्जांपल सिविलाइजेशन भी आ गया था इनमें,
इन्होंने जानवरों को पालना भी स्टार्ट कर दिया था, एनिमल्स को, और खेती वेती करना भी स्टार्ट कर दी थी, है ना। इस तरह से यहाँ तक जो आते आते ये डेवलपमेंट अपन ने देखे, अपनी ही कहना चाहिए, जो फॉसिल्स थे उनकी अपन ने स्टडी लास्ट में आज की है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है ना, एवोल्यूशन। वैसे तो मोस्टली सबने 1 शॉट में इसको कंप्लीट किया, बट मैंने कहा थोड़ा सा अपन इसको डीपली लेकर चलते हैं, इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में अपलोड किया है। आज मेरा ये लास्ट पार्ट अपलोड कर दिया है मैंने इसका। अब इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, है ना, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। इफ़ आपको मेरा जो स्टडी मेथड है, मटेरियल है, आपको अच्छा लग रहा है ये सब, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऑल्सो, एंड शेयर कीजिए अपने अदर फ्रेंड्स को, जिससे वो भी जो इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।